दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। अपने अभिभाषण में कश्मीर, पेपर लीक और इमरजेंसी जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र राष्ट्रपति ने किया। करीब 1 घंटे के अपने अभिभाषण में उन्होंने एनडीए सरकार के 5 साल का रोड मैप भी बता दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने नई सरकार के अगले 5 साल का एजेंडा सदन में रखा। अपने अभिभाषण की शुरुआत में राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। साथ ही सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद दिया। सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये दावा भी किया कि राज्य के विकास से ही देश का विकास होगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में काम करेगी। राष्ट्रपति ने एनडीए सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए आगे के 5 साल के सरकार के एजेंडे को भी जाहिर कर दिया। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए समझते हैं कि क्या है मोदी 3.0 का एजेंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपना अभिभाषण पढ़ा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को उन्होंने संबोधित किया। अभिभाषण में सरकार के रोड मैप को पूरी तरह बताया है और अगले 5 साल के एजेंडे को समझाया भी है। पिछले 10 साल के कार्यों का भी जिक्र किया और राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। लोकतंत्र को कलंकित करने की बात कहकर निंदा की और सरकार की आगे की रणनीति के बारे में पूरी जानकारी दी है। सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है ये भी बताया। महिला सशक्तिकरण, सैन्य ताकत की बात पर जोर दिया। समझने वाली बात तो ये भी है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का नोट होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अभिभाषण तैयार किया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से अभिभाषण लिखा जाता है। सरकार क्या करने वाली है इस योजना को बताया जाता है। विपक्ष अभिभाषण को लेकर सरकार पर हमले करता है और कुछ ऐसा ही आज भी सदन में हुआ। बढ़ते आगे, संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास लगे सेंगोल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों के सांसदों ने एक सुर में कहा कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। ऐसे में संसद में सेंगोल की जगह संविधान की प्रति स्थापित की जाए। आरजेडी सांसद मीसा भारती और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते पप्पू यादव की मांग पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किए गए सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान की प्रति स्थापित करने की मांग की गई है। सेंगोल हटाने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने की, जिसके बाद आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी कहा कि सेंगोल हटाने की मांग सही है, यहाँ भारतीय संविधान की कॉपी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी सपा सांसद आर.के. चौधरी के सेंगोल हटाने की मांग का समर्थन किया। पप्पू यादव ने कहा, सेंगोल हमारे देश का प्रतीक नहीं है, ये राजशाही का प्रतीक है। लेकिन वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है, इसको आप समझिए। राजशाही का प्रतीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान हमारी न्याय व्यवस्था की एक ताकत है। सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है,
ये इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। विपक्ष जिस सेंगोल को लेकर हमलावर है उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल सेंगोल चोल शासन से जुड़ा है। सत्ता का उत्तराधिकार राजा को सौंपा जाता था। नए राजा को सेंगोल सौंपते थे। सेम्मई शब्द से बना है सेंगोल। तमिल में सेम्मई का अर्थ है नीति परायणता। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राजदंड पर प्रचंड सियासत को समझिए। संसद में सेंगोल का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। विपक्ष सेंगोल को सदन से हटाने की मांग लगातार कर रहा है। सेंगोल को राजधर्म से जोड़ा जा रहा है। विपक्ष का तर्क है कि सेंगोल राजतंत्र की याद दिलाता है। सेंगोल की जगह संविधान की कॉपी सदन में रखने की मांग लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने ये मांग कर दी। आर.के. चौधरी के समर्थन में उतरी मीसा भारती और सांसद पप्पू यादव ने भी सेंगोल हटाने की मांग कर दी। विपक्ष लगातार सेंगोल पर सियासत कर रहा है और विपक्ष की मांग पर राजनीति भी गर्मा गई है। जिस सेंगोल की चर्चा हो रही है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल चोल साम्राज्य के शासनकाल से ये जुड़ा हुआ है। सत्ता का उत्तराधिकार सौंपा जाता था, उसे ही ये सेंगोल भी दिया जाता था। एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपते थे। न्यायोचित शासन चलाने के संकेत इसके माध्यम से दिए जाते थे और इसीलिए विपक्ष लगातार सेंगोल का विरोध राजतंत्र की बात कहकर कर रहा है और कह रहा है कि ये लोकतंत्र है और इसलिए सेंगोल जैसी चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक कांड की जांच बेहद तेज होती जा रही है। नए नए आरोपियों को लेकर आए दिन खुलासे हो रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सड़क से संसद तक मुद्दा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दोषियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि नीट पेपर लीक कांड की कार्रवाई किस रफ्तार से चल रही है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पहुंची सीबीआई की टीम ने एक और मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने अपने स्तर से ये पहली गिरफ्तारी की है। मनीष को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था, जहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई की टीम ने बेऊर जेल में बंद 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को भी रिमांड पर ले लिया है। अगले 7 दिनों तक दोनों आरोपियों से अलग अलग लोकेशन पर सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को मेडिकल जांच कराने के लिए पटना के एलएनजेपी अस्पताल भी ले गई। इसके बाद आरोपियों को वापस ब्यूरो ऑफिस ले आई। नीट पेपर लीक कांड की कड़ी बिहार से होकर झारखंड तक जुड़ गई है, जहां सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में दबिश देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल समेत 7 लोगों से कड़ी पूछताछ की है। सीबीआई ने पहले हजारीबाग में 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात 3 लोगों को छोड़ दिया। ओएसिस स्कूल में ही नीट एग्जाम का पेपर लीक कराए जाने का आरोप है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर देश भर के छात्रों में नाराजगी है, तो सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक की घटना की चर्चा हो रही है। संसद के संयुक्त सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। नीट को लेकर घमासान जारी है। छात्र न्याय चाहते हैं तो सरकार और सत्ता में बैठे लोग भी देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड के कलंक को मिटाना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हवाले केस जारी है। देखना होगा पेपर लीक कांड के असली गुनहगार कब तक गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और नीट के दुश्मनों पर एक्शन को समझिए। हर दिन नीट के तार नई कड़ी से जुड़ रहे हैं। नए नए आरोपियों के नामों का खुलासा हो रहा है। सीबीआई ने जांच का मोर्चा संभाल रखा है। बिहार से लेकर झारखंड तक एक्शन लगातार जारी है। आरोपी मनीष प्रकाश को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। पेपर लीक कांड में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की और 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को भी रिमांड पर ले लिया। दोनों पटना के बेउर जेल में बंद थे। अगले 7 दिन तक दोनों से पूछताछ होगी और अलग अलग लोकेशंस पर ये पूछताछ चलेगी। बढ़ते आगे, बिहार में बार बार आखिर पुल क्यों गिर रहे हैं? ये सवाल फिर एक बार बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार में एक और पुल जल समाधि लेने की कगार पर है। इस बार बारी है किशनगंज की। आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि बीते 1 सप्ताह में बिहार में ये चौथा पुल है जो उम्मीदों का बोझ तक नहीं ढो पाया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जनता करे पुकार, पुल बचाओ सरकार। तुकबंदी पर न जाइए, जरा इन तस्वीरों को देखिए। नीचे कनकई नदी और ऊपर पुल, लेकिन धंसा हुआ, मतलब कभी भी हादसा हो सकता है। तस्वीरें बिहार की किशनगंज की हैं। कनकई नदी पर बन रहा ये पुल 70 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 14 साल के अंदर ही जरा पुल की हालत देख लीजिए। हैरानी की बात यह है कि बीते सप्ताह भर में बिहार में ये चौथा पुल है जो जल समाधि लेने के मुहाने पर खड़ा है। इससे पहले मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में पुल जमींदोज हो गया था, जिसकी लंबाई लगभग 40 फीट थी और इसे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया था। उससे पहले सीवान में भी महाराजगंज दरोजा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल भी गिर गया था। अररिया में लगभग 180 मीटर लंबा एक नवनिर्मित पुल ढह गया था। यह पुल अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर पुल बनाया गया था। सवाल है कि बिहार में पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं और इन पुल गिरने के लिए जिम्मेदार कौन है? घटिया निर्माण सामग्री या फिर विकास की खराब नीयत? जो भी हो, लेकिन जनता का भरोसा सरकारी सिस्टम से उठता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बिहार में कराते पुल के मायने समझाते हैं। बिहार में पुल निर्माण को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में चौथा पुल सवालों के घेरे में है। किशनगंज की कनकई नदी का पुल अचानक ही धंस गया और करीब 14 साल पहले ही ये पुल बना था। पुल धंसने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। समझने वाली बात यह है कि 1 सप्ताह में ये चौथा पुल है जो जल समाधि लेने वाला है। इससे पहले मोतिहारी के घोड़ासहन में पुल गिरा। सिवान में महाराजगंज दारंदा को जोड़ने वाला पुल गिर गया। अररिया में निर्माणाधीन पुल भी ढह गया और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुल निर्माण को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि पुल की गुणवत्ता की जांच आखिर क्यों नहीं होती? सरकारी फंड से बन रहे पुलों की हालत ऐसी क्यों है? क्यों ऐसी जर्जर स्थिति हो जाती है? पुलों के मेंटेनेंस के लिए विभाग इतना सुस्त क्यों है? विपक्ष बार बार सरकार पर सवाल खड़े करता है, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। बढ़ते आगे, बिहार में लंबे समय से मानसून का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। कहीं बारिश से राहत मिली है तो कहीं आफत यही बारिश बन गई। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के दावों की पोल जरूर खुल गई। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दावे खोखले, लेकिन असल हकीकत क्या है वो दिखाते हैं। कहीं राहत, कहीं आफत। यही है बिहार में मानसून की हकीकत। पहले गर्मी ने जलाया, अब बारिश डुबोने को तैयार है और सबके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। तस्वीरें देखिए। राजधानी पटना के नागेश्वर कॉलोनी का सच है ये, जहां हल्की बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। छपरा का हाल भी पटना से अलग नहीं है। कुदरी और मलखाना चौक इलाके का हाल देखिए। जरा सी बारिश में दरिया बन गई हैं सड़कें। घुटनों घुटनों तक पानी ने बढ़ा दी है जनता की परेशानी।
बारिश से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई। हम दिखाना चाहेंगे कि ये मलखाना चौक का इलाका है और इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो पानी का नजारा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई है। अब खगड़िया का हाल देख लीजिए, जहां बारिश ऐसी आफत बनकर आई है कि पूरा अग्रहन गांव कटाव के मुहाने पर आ खड़ा है। सरकारी स्कूल और मध्य विद्यालय अग्रहन स्कूल भवन भी कटाव की चपेट में है। हालांकि गोपालगंज में मानसून जनता के लिए राहत लेकर आया, जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई। मानसून के दस्तक देने और झमाझम बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।